तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो स्टेट ऑफ मैटर का दूसरा लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और या फिर इफ्यूजन भी बोल सकते हैं इसको हम। तो एक अच्छा लेक्चर है ये। लास्ट के इसके क्वेश्चन भी लिए हैं 2-3, और सबके लिए है अपने IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। तो बढ़ेंगे लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को आइडियल गैस इक्वेशन से। तो जो इसकी इक्वेशन है वो तो हमें पता है, जैसे PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो PV बराबर है अपना NR और T के। तो यहाँ पे P है प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। तो ये आया अपना जो चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हो गई, उनको सबको मिला के आया है। तो जो पिछला लेक्चर था वो जरूर देख लें, उसके लिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस करवाई थी उसमें। तो हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे बस। तो पहला करवाया था हमने बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ तो वो क्या कहता है, तो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा प्रेशर के, अगर वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसमें कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर होना चाहिए अपना कांस्टेंट, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, या जो गैस ले रहे हैं हम उसके मॉलिक्यूल्स सबके लिए बराबर होने चाहिए वो। तो जो मास ऑफ गैस है वो कांस्टेंट हो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स वो कांस्टेंट होने चाहिए अपने, ठीक है। तो ये था अपना बॉयल्स लॉ। अब देखते हैं चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ वो कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। किस केस में, अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर होगा कांस्टेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए अपने दो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। और जो तीसरा था अपना वो था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस वो क्या कहता है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स लेंगे हम उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो, समझे। तो ये तीनों से मिलके बना अपना ये वाला। जैसे यहाँ पे मिला देता हूँ, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, N T और बाई P के। देख लो ये वॉल्यूम है 1/P, तो ये 1/P हो गया। वॉल्यूम है वो N के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया, और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हो गया। और जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए अपना आया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो V अपना बराबर हो जाएगा NRT/P, जो अपना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए आया अपना गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो ये R है ये अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज और कर लेते हैं। जैसे ये P को उधर ले जाएंगे तो PV इज इक्वल टू NRT हो जाएगा, और ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो PV रीअरेंज करेंगे तो PV बराबर हो जाएगा अपना NRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये ऐसे इसका जो प्रूव है वो करते हैं हम। बट यहाँ पे थोड़ा जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसके बारे में जानते हैं पहले। तो पहले हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो PV और डिवाइड बाई NT, ठीक है। तो ये बन के आता है अपना जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो वाला फॉर्मूला, समझ रहे हो। मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया, P को उधर लेगा, NT को नीचे ले आया, तो ये बन गया अपना। तो हमने एक जो अपना पहले वाला लेक्चर चैप्टर था उसमें पढ़ा था, जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, ठीक है। ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। जैसे अपने पास 1 मोल कोई आइडियल गैस है तो वो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है उसका वो ऑक्यूपाई करेगी। जैसे मान लेते हैं ये कोई 22.4 लीटर का वॉल्यूम है अपने पास, तो इसका वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, एक नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक नंबर है, ठीक है। एक नंबर है मतलब इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसके अंदर जो 22.4 लीटर भरेगा। एक मोल अगर कोई आइडियल गैस डाल दी इसमें तो उसका जो वॉल्यूम कितना होगा, ये 22.4 लीटर। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, शुरू वाला लेक्चर था अपना जो
करेक्शन शुरू वाला चैप्टर था उसमें, जैसे नंबर ऑफ मोल्स आया था, मोलारिटी मोलालिटी ये सब पढ़े थे ना, नॉर्मेलिटी उसमें आया था, ये करवाया भी था, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, जो मोल है वो एक नंबर है, ठीक है। तो जो मोल है 1 मोल, उसकी वैल्यू कितनी होती है अपनी 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23। ये एक नंबर है, जैसे अपना डजन होता है, एक डजन में कितना है 12 क्वांटिटी होती है ना। जैसे केले की बनाना की बात करें हम, तो एक दर्जन में 12 बनाना, 12 केला, समझ रहे हो। तो ये ऐसे एक नंबर ही है, अगर ये इतना नंबर इसमें डाल दिया तो ये 22.4 लीटर का होएगा, ये वॉल्यूम इसका, समझ रहे हो, ये बताना था। तो अब इसकी जैसे ये आया, इसकी जो यूनिट्स हैं या फिर इसकी वैल्यू कितनी आती है आर की, वो देखते हैं अगली स्लाइड पे चल के। तो जैसे ये अपने आर है अपने पास, यानी पी वी और डिवाइड बाई एन टी। तो मान लेते हैं हमारे पास जो गैस है वो 1 मोल है, तो एन की वैल्यू 1 मोल रखेंगे हम यहाँ पे, तो आर बराबर हो जाएगा अपना प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर रखते हैं तो 1 atm का प्रेशर होता है अपना 1 atm, ठीक है। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना 1 मोल, ठीक है। और टेम्परेचर कितना आएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखेंगे हम, जो कि रहता है अपना 273 केल्विन, 273 केल्विन, 273 केल्विन। अगर इनको ऐसे ही गुणा भाग कर दें तो कितना आएगा, ये अपना आएगा 0.0821, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 0.0821, और ऊपर क्या है अपना एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। तो एटीएम लीटर और पर मोल केल्विन, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी कि इसकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, समझ रहे हो। अगर इसको जूल में चेंज करें हम, जैसे अगर जो आर है कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, पहले ये पूछ ले यूनिट ये वाली, अगर जूल में पूछ ले तो क्या करेंगे, तो जूल के लिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आर है तो जूल के लिए इसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन, समझे। तो ये जो जूल है ये है अपने वर्क की यूनिट, समझे। तो वर्क की यूनिट है ये। तो वर्क कैसे आएगा, जैसे ये अपने पास है एटीएम, जितनी प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम अपने पास, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया और इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं हम, तो एरिया इंटू लेंथ, और ए से ए मर जाएगा अपना, बचेगा क्या यहाँ पे एफ इंटू एल, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये क्या बनता है अपना वर्क बनता है, तो वर्क की यूनिट है अपनी जूल, ठीक। और नीचे बच जाएगा अपना मोल केल्विन, तो ये यहाँ पे बन जाएगा जूल पर मोल केल्विन, समझे। तो ये मैंने बताया कि जूल क्यों आया है, ये तो जूल है यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जूल आया है, समझे। तो इस वर्क को भी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, अब समझ में तो आ ही गया ये, समझ रहे हो। अगर इसको कैलोरी में चेंज करें तो ये नियरली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन बनता है अपना, जो आर है वो अपना हो जाएगा नियरली, या फिर इसको मैं अप्रोक्स लिख देता हूँ, तो नियरली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, समझे। ये सारी यूनिट्स थी जो आर की पूछी जा सकती हैं। ये तो जैसे अपनी नॉर्मल ही है, एक मोल है कोई भी आइडियल गैस, वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम, और एटीएम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट एसटीपी, तो एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होएगा 273 केल्विन, प्रेशर होएगा 1 atm का। जैसे हम जो अब इन्वायरमेंट में बैठे हैं वहां पे 1 atm का प्रेशर है, समझे। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह यहाँ पे बचे, और यहाँ पे जो अपने एटीएम की यूनिट्स हैं वो डिफरेंट में लिखे, कैसे कैसे लिख सकते, तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जो आर की वैल्यू है अपनी, आर वो बराबर हो जाएगा 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ अभी यहाँ से, ताकि यहाँ पे हम जो अपनी प्रेशर की यूनिट्स हैं वो लिख सकेंगे, समझे। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम जो 1 atm है, 1 atm, तो वो कैसे मेजर होएगा अपना, वो होता है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। या फिर इसके बराबर हो जाएगा अपना 1 बार के बराबर, या फिर 1.0132 बार। 1 atm की यूनिट्स हैं ये सारी,
ठीक, या फिर हो जाएगा अपना 1.01325 और इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये भी हो सकती है, कहीं भी कुछ भी यूज करवा सकते हैं हमसे। या फिर ये हो जाएगी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक, कुछ यूनिट्स इसमें हमसे पूछ सकते हैं, जैसे ये एटीएम की हो जाएगी, तो यहाँ पे जो अपना वॉल्यूम है उसकी ओर देखेंगे, ये अपना गैस कांस्टेंट है उसकी आई है अभी। ठीक है, तो एटीएम की ये हो जाएंगी सारी। या फिर 760 टोर भी हो सकता है अपना, जो अपने टोरिसिली सर थे उन्होंने 760 टोर भी बताया था, इसकी जो 1 एटीएम की वैल्यू थी वो 760 टोर, टोरिसिली के नाम से पड़ गया टोर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी, तो 1 वॉल्यूम को देखते हैं इसमें। ठीक है, तो 1 लीटर तो वो हो जाएगा अपना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, और या इसको बोल सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये क्यों बोल सकते हैं इसको, जैसे 1 मीटर क्यूब में होता है अपना 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में आता है अपना 1000 लीटर, 1000 लीटर। अगर 1 लीटर की देखेंगे तो 1 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वही तो लिखा है ये वाला 1 लीटर। तो ये है 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 एटीएम, 1 एटीएम, 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगभग 1 बार के पास है, ये वाला 1 बार तक अपना। ठीक है, या फिर 760 mm ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी और 760 टोरसिली यानी टोर, समझे। तो ये कन्वर्ट करके हमसे पूछ सकता है, जो ये वाले लिमिट्स हैं, यूनिट्स हैं वो। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस, देख लें क्या। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम मीथेन, और मीथेन को हमने माना है आइडियल गैस, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 380 mm ऑफ एच जी। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका करेंगे हम सोल्यूशन। तो वॉल्यूम बराबर है क्या होएगा वो हमें बताना। तो इसमें हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि अपनी पी बराबर है NRT। ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमें चाहिए वॉल्यूम। तो प्रेशर हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा, गैस कांस्टेंट पता चल जाएगा, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी हमें दे रखा है 27 डिग्री। तो इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो 273 और प्लस 27 यानी 300 केल्विन हो जाएगा अपना। जैसे यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर हो जाएगा अपना 300 केल्विन, क्योंकि जो यूनिट्स है वो केल्विन में ही रखी जाएगी। प्रेशर की यूनिट रखी जाएगी एटीएम में, और वो जो लीटर है वो आएगा अपना वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो आएगा लीटर में। तो ये इसको रखेंगे हम एटीएम में, वॉल्यूम आएगा अपना लीटर में, और जो अपना टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए। ठीक, तो टेम्परेचर तो आ गया अपने पास। अब हम देखेंगे जो प्रेशर है वो। तो प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 एटीएम था अपना, 1 एटीएम वो बराबर था 760 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी। ठीक है, और हमें क्या चेंज करना है, हमें 380 को चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 एटीएम 1/760 और इंटू 380, और एटीएम में है ये, क्योंकि 1 एटीएम था नहीं, ये पहले 1 एटीएम था, तो ये एटीएम यहाँ पे लिख दिया मैंने। और ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि mm ऑफ एच जी है, यहाँ पे भी mm ऑफ एच जी, यहाँ पे भी mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी से mm ऑफ एच जी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना अपना, ये वाला बचेगा, यानी ये बचा अपना जो प्रेशर है वो कितना आया 38 और अपॉन 76 ATM, यानी 1/2 हो जाएगा ना, 38 दूनी 76, तो 1/2 यानी 0.5 ATM हो जाएगा ये। तो इसको मैं काट के लिख दे रहा हूँ 0.5 ATM, समझे। प्रेशर हो गया अपने पास और टेम्परेचर हो गया, और जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा अपना लीटर में, बट हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, 32 ग्राम मीथेन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन और डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, और मीथेन दी हमें यानी CH4 दी है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी N बराबर हो जाएगा अपना मास गिवन, कितना गिवन है 32 ग्राम है, और डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास निकालेंगे CH4 का, CH4 तो एक कार्बन है यानी 6 और प्लस 4 हाइड्रोजन है यानी 4, तो 6 और 4 10।
करेक्शन 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, तो 12 और 4 16 होएगा, क्योंकि जो कार्बन है उसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन रहते हैं, तो 6 और 6 12 की जो मास मिला के आता है वो टोटल सबका आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 और 4 16 बनेगा ये, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा अपना 16, तो 16 ग्राम। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आया है ये अपने पास आया 2, जी से जी मर जाएगा, 16 से 2 पे कट जाएगा अपना, 16 दूनी 32। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने अपने 2 मोल अपने पास, जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस है मीथेन, उसके 2 मोल प्रेजेंट अपने पास। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे, तो पी को नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे बता देता हूँ इसको। तो हमें तो निकालना है वॉल्यूम, तो वो बराबर हो जाएगा अपना एन यानी 2 और इंटू आर, तो 0.081 और इंटू टेम्परेचर कितना अपना 300 केल्विन, और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना प्रेशर पी कितना अपना 0.5 एटीएम, तो ये 0.5। और इन क्योंकि सारे एसआई यूनिट में रखे हैं ये वाले, जैसे पी भी एसआई यूनिट में रखा, टी भी एसआई यूनिट में रखा केल्विन में, तो ये जो वॉल्यूम है ये भी अपना एसआई यूनिट में आएगा, यानी लीटर में ही आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो वॉल्यूम अपने पास आएगा लगभग 98 लीटर, 98 लीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, समझ रहे हो। तो अब बढ़ते हैं हम जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है उसकी ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखते हैं अपना डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, मान ले किसी कंटेनर में, तो यहाँ कंटेनर बनाता हूँ, उसमें कोई गैस मान लेता हूँ जो कि नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है। तो ये कोई कंटेनर है अपने पास और इसमें कोई गैस है ए, बी और सी, 3 गैस ले ली मैंने यहाँ पे। तो ये है नॉन रिएक्टिंग गैस, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज है ये, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैस। तो हमने मान लिया है जो नॉन रिएक्टिंग गैस है, तो जो हर गैस है, जैसे गैस ए, गैस बी, गैस ई, वो कैसे बिहेव करेगी, वो बिहेव करेगी जैसे ये सारी गैस ए पूरे कंटेनर में सिर्फ गैस ए ही फैली है, ऐसे बिहेव करेगी, मतलब ये पार्शियलिटी कर देगी गैस बी और गैस सी के साथ। ऐसे ही गैस बी करेगी, गैस बी की बारी जब आएगी तो ये सोचेगी पूरे कंटेनर में मैं ही हूँ, तो ए और सी के साथ पार्शियलिटी कर देगी, मतलब ए और सी को कोई नंबर दिया ही नहीं। ऐसे ही सी की बारी आएगी, सी क्या सोचेगी पूरे कंटेनर में मैं ही फैली हुई हूँ, ठीक है। तो ये आएगा अपना पार्शियलिटी हो जाएगी इनके साथ। अगर एक को लेंगे तो 2 बंदों के साथ पार्शियलिटी हो जाएगी, या फिर 2 गैसेज के साथ पार्शियलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, जो गैस ए है वो बिहेव करेगी अगर गैस ए की बारी है तब, ठीक है। तो गैस ए behaves as it is present alone in the whole volume, as it is present alone in the whole volume, alone in the whole volume, ठीक है। ए गैस सोचेगी कि पूरे कंटेनर में बस मेरा ही राज है, समझ रहे हो, पूरे कंटेनर में गैस ए ही फैली है। ऐसे ही बी की बारी आएगी तब बी सोचेगी, ठीक है। ऐसे ही सी की बारी, एज वेल एज बी एंड सी, एज वेल एज बी एंड सी। जब बी और सी के तरीके से देखा जाएगा तो बी सोचेगी पूरे कंटेनर में मैं ही हूँ, सी भी सोचेगी पूरे कंटेनर में मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो जैसे ए के बारे में सोचा तो बी और सी के साथ पार्शियलिटी होगी, बी सोचेगा तो ए और सी के बारे में पार्शियलिटी होगी। तो यही होता है अपना पार्शियलिटी, ठीक है, पार्शियलिटी नियम। तो यहाँ पे पार्शियलिटी होगी किसमें, प्रेशर में। तो जो टोटल प्रेशर आएगा अपना पी टोटल, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा अपना पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पी सी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो ये तीनों की वजह से आएगा अपना जो टोटल प्रेशर आएगा। उनको तो पता नहीं है ना, जैसे 3 गैस हैं तो इनको पता नहीं है कि भाई किसी और कोई गैस भी है इसमें, और ये सारी नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग है, अलग थलग है सबसे। जैसे पी टी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी करेक्शन ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो ये इनसे मिलके बनेगा टोटल प्रेशर, क्योंकि जो गैसेस हैं वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में रहता है रैंडम मोशन, और जो टकराव के कारण ही अगर ये कहीं दीवार पे हिट करती है तो इसी से हमें प्रेशर का पता चलता है, समझे। तो हम यहाँ निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालते हैं यहाँ पे हम,
पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो ये क्या होएगा अपना, हम वो यूज कर लेंगे अपनी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, यानी पी वी बराबर हो जाएगा अपना एन आर टी। ये वाली यूज करेंगे हम ए बी सी तीनों गैसों के लिए, ठीक है। तो हम जैसे ये v को हम नीचे ले जाते हैं तो पी ए आ जाएगा अपना एन आर टी। एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए। तो ये एन अलग हो सकते हैं अपने, तो एन ए यानी कितने भी हो सकते हैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कुछ किसी भी हो सकता है, ए गैस कितने मोल हो सकते हैं, बी के कितने भी मोल हो सकते हैं, सी के भी कितने भी मोल हो सकते हैं। तो एन ए और आर टी, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और डिवाइड बाई वॉल्यूम वी। तो ए गैस को क्या लगेगा, पूरे वॉल्यूम में ही फैली हुई, तो यह वी लिखा जाएगा पूरे जो कंटेनर है उसका, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पी बी का निकालते हैं हम, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर हो जाएगा अपना एन बी आर टी और डिवाइड बाई वी। गैस बी को लगेगा कि पूरे वॉल्यूम में मैं ही फैली हुई, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पी सी। तो थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसको, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो ये कितना हो जाएगा अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आर टी और डिवाइड बाई वी, ठीक है। तो ये पी सी है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, समझे। तो अब हमें देखते हैं जो पार्शियल टोटल प्रेशर है वो, तो इन सबको जोड़ेंगे हम। तो इन सबको जोड़ने के बाद आर टी बाई वी तो कॉमन आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर देखते हैं, जैसे टोटल प्रेशर ये है तो इक्वेशन 1 नंबर देता हूँ इसको। तो जो ये सब तीनों को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, इसको 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 तीनों को यहाँ पे रखेंगे, तो पी टोटल मिलेगा अपने को, पी टोटल। तो वो बराबर हो जाएगा अपना, जैसे ये भी जोड़ेंगे ये भी जोड़ेंगे ये भी जोड़ेंगे, तो आर टी बाई वी सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना आर टी और बाई वी सब में से कॉमन बचेगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ठीक है। ये बन के आएगा अपना। तो ये आएगा अपना जो टोटल प्रेशर है किसी कंटेनर में एग्जर्ट करेगा वो ये वाला है अपना पी टोटल, और ये जो ए पी बी पी सी हैं ये है अपने पार्शियल प्रेशर ऑफ रिस्पेक्टिव गैस। जैसे ए गैस का पार्शियल प्रेशर ये हो जाएगा अपना, समझ रहे हो। तो ये अपना निकल के आएगा टोटल प्रेशर। और मान लेते हैं हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया उसमें टोटल प्रेशर दे दिया हमें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी देखेंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें टोटल प्रेशर पता है तो, ठीक। उस केस में क्या करेंगे हम, पी ए निकालते हैं पहले, ठीक है। तो ये वाला लेते हैं हम पी ए, और यहीं पे ले लेते हैं, छोटा ही जगह में आ ही जाएगा ये। तो पी ए कितना अपना, पी ए वो बराबर है अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन ए और इंटू आर टी बाई वी, आर टी बाई वी। तो ये है अपना जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, गैस ए कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस कंटेनर में अगर यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग गैसों का मिक्सर है तो, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एन ए और इंटू आर टी बाई वी, तो जो पी टोटल दिया हमें तो उसमें से जो ये है आर टी बाई वी, तो इसकी वैल्यू देखेंगे हम, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो पी टी डिवाइड बाई ये वाला हो जाएगा सब, आर टी बाई वी की जगह, समझ रहे हो। तो जैसे आर टी बाई वी यहाँ पे रखे हम, तो ये वाला गुना में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आर टी बाई वी इसकी जगह ये हम ये लिखेंगे, तो पी टी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। तो पी ए बराबर हो जाएगा अपना पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो बराबर हो जाएगा अपना एन ए, और जो आर टी बाई वी है इसकी जगह हम ये रखेंगे पी टोटल वाला, तो ये हो जाएगा अपना पी टोटल और डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। तो अगर इसको रीअरेंज करके लिखे हम, तो जैसे एन ए बाई ये वाला, तो ये बनता है अपना मोल फ्रैक्शन, यानी जो ए गैस है उसके कितने मोल प्रेजेंट हैं। तो जैसे ये थोड़ा इसका रीअरेंज करें तो हम रीअरेंज करने पे क्या आएगा अपने पास, एन ए और इंटू पी टी, एन ए और इंटू पी टी, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा रीअरेंज करने के बाद, तो एन ए और इंटू हो जाएगा पी टी डिवाइड बाई अपना एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी, और इंटू था अपना पी टी पी टोटल यानी प्रेशर टोटल, ठीक है। ये अपना आता है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है। तो ए गैस इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगी किसी भी कंटेनर में अगर वहाँ पे नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, कितने भी हो, चाहिए ए बी सी हो या डी भी हो, तो यहाँ पे एन डी हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या आती है अपनी, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, यानी कितने मोल प्रेजेंट हैं। जैसे टोटल मोल कितने
एक Na प्लस Nb प्लस Nc, तो ये तो होंगे अपने टोटल मोल्स, और उसमें से कितने मोल ए के हैं वो, तो ये बनेगा अपना मोल फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा टोटल प्रेशर। ठीक, तो इसको मिटा के यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिख देता हूँ इसको मैं, समझ रहे हो कैसे करा है। तो ये है अपना मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और इसको हम जाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जाई। ठीक है, तो ये जो लेटर है अपना ये है जाई, तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होएगा तो जाई ए के लिए ए, बी के लिए बी, सी के लिए सी, डी के लिए डी, जाई ए यहाँ पे देखेंगे तो, और इंटू पी टी कर देंगे, बस अपना ये जो पार्शियल प्रेशर है वो आ जाएगा फिर, समझ रहे हो। जैसे बी का देखना हो तो जाई बी करेंगे और डिवाइड बाई इंटू पी टी कर देंगे, तो जैसे एन बी हो जाएगा यहाँ पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और जितने बी हैं तो वो मोल फ्रैक्शन बनेगा कितने में से, जैसे टोटल में से कितना बी का पार्ट है या ए का पार्ट है, और उसको टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रेशर से। जैसे ये हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगा, एक नहीं बन सकता, मतलब टोटल प्रेशर पी है, अगर वहाँ पे ये प्रेजेंट है ए बी सी गैस, 3-4 गैस प्रेजेंट हैं, तो कभी भी ये एक नहीं बन सकता ये। ठीक, एक किस केस में बनेगा, जब एन बी और एन सी नहीं होंगे, तब एन ए बाई एन ए यानी एक हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो पी टोटल के बराबर हो जाएगा फिर, क्योंकि पूरी गैस ए ही बचेगी, यहाँ पे बी और सी तो बचेगा नहीं। तो ये हमेशा मोल फ्रैक्शन में आएगा अगर 2 या 3 से ज्यादा गैस प्रेजेंट है तो, समझे। तो इसका क्वेश्चन लेते हैं जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है इसका, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है हमारा, ए गैसियस मिक्सचर कंटेन 56 ग्राम N2, 44 ग्राम CO2 एंड 16 ग्राम CH4। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 720 mm ऑफ Hg, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। ठीक है, तो जो मीथेन कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो हमें बताना है। तो इसका सोल्यूशन है, जैसे हमें दिया है क्या, जो अपने को दिया है टोटल प्रेशर पी टोटल, तो वो दिया अपना का 720 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। ठीक, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना जो पार्शियल प्रेशर है CH4 का वो बताना है। तो जैसे P निकालना हमें CH4 का, तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 और इंटू RT और डिवाइड बाई V होएगा, ये समझ रहे हो। या फिर इसका जो एक और फॉर्मूला था वो क्या था, जो P टोटल था वो अपना आता था PA प्लस PB और प्लस PC। ठीक है, तो P टोटल हमारा ऐसे भी आता था, तो इसमें से क्या हमें PC निकालना, मान लेते हैं जो C है वो CH4 के लिए हमें, तो CH4 के लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर हमें दे दिया, और यहाँ पे हमें चाहिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ABC। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं हम पहले, तो N2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, N2 लिख लेता हूँ मैं। तो नाइट्रोजन का जो नंबर होता है वो 14 रहता है ना, और 2 है तो 14 दूनी 28, जैसे 7 रहता है ना नंबर, तो और एक में कितना, एक 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, तो जो टोटल मास बनता है वो 14 बनेगा एक नाइट्रोजन का, पर यहाँ पे है 2, तो मास गिवन कितना इसका 56 ग्राम, तो 56 ग्राम और डिवाइड बाई मोलर मास, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा 14 दूनी 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना, तो ये 28 हो जाएगा। तो ये कितने आए अपने पास 2, तो 2 मोल्स है हमारे पास N2 के। ठीक है, N2 के 2 मोल, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं NCO2 के। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के वो कितने, तो मास गिवन कितना 44 ग्राम्स, और डिवाइड बाई कार्बन का कितना 6 होता है वैसे, पर उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 12 होगा उसका, 12 टोटल मास, तो 12, और ये कितना 16 इसका होता है, तो 16 16 32 और 12 44, तो 44 ग्राम इसका हो जाएगा, यानी 1 मोल इसका है, तो 2 मोल और 1 मोल। ठीक है, और ऐसे ही NCO2 हो गया अपना, NCH4 हो गया, CH4 करना हमें, तो NCH4 कितना आ जाएगा अपना, NCH4 यानी मास गिवन कितना है 16 ग्राम। कार्बन का होता है 6 बट 2 होते हैं उसमें, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 12 और प्लस हाइड्रोजन के 4, तो 12 और 4 16। तो जो अपना कार्बन जो मिथेन है उसका भी 1 मोल है इसमें, जो भी अपना मिक्सचर प्रेजेंट है उसमें कितने कितने मोल्स हैं, 2 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल अपना मिथेन है। ठीक है, तो ये टोटल मोल्स आ गए इसके। तो जैसे पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे, तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे निकाल, जैसे PCH4 निकालना है तो PCH4,
तो एक फॉर्मूला और था, उसके लिए क्या करेंगे हम, जाई CH4 और इनटू पी टोटल। ठीक है, तो 2-3 फॉर्मूले थे, सबका यूज होना है यहाँ पे। अगर ये नहीं आ रहा तो इससे करो, ये नहीं आ रहा तो इससे करो। ठीक है, तो ये है PCH4 चाहिए हमें, तो जाई CH4 और इनटू पी टोटल। तो जाई CH4 कितना होगा, यानी मोल फ्रैक्शन है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। तो CH4 के कितना मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स कितने अपने, 2, 3 और 1 4 है। CH4 का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 करेंगे किसका, जो पी टोटल दिया हमें, तो 720 दिया है, तो इसका हम 1/4 कर देंगे। तो वो जो प्रेशर आएगा वो एग्जर्ट करेगा अपनी जो मिथेन है वो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, रेड पेन से लिखता हूँ इसको, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 720 का, तो 720/4, समझे। तो 4 से कट जाएगा 18 चौक 72, 18, 180 mm ऑफ Hg आ जाएगा इसका आंसर। जो CH4 है अपनी मीथेन गैस है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, 180 mm ऑफ Hg, और 180 अपनी करेगी CO2, क्योंकि इसका भी एक ही मोल है, और 180 का डबल करेगी कौन सी, नाइट्रोजन, क्योंकि इसके 2 मोल है, समझे। तो 180 दूनी 360, तो 360 ये और 360 ये दोनों मिलके, तो 720 हो जाएगा ये, समझ रहे हो। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा 180 mm ऑफ Hg। तो अब बढ़ते हैं हम जो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन है उसकी ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखते हैं अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो पहले हम ये जो टर्म है डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इनको समझना पड़ेगा। तो पहले हम समझेंगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे जो अपने प्रदीप सर वाली बुक है उसमें क्या दिया है, जैसे हम अपने रसोई घर में घुसते हैं तो जो फूड की स्मेल आती है वो पूरे स्पेस में फैल जाती है। ठीक है, तो जैसे वो फैलेगी जहाँ पे हायर प्रेशर रहेगा उससे लोअर प्रेशर में। जैसे जहाँ पे खाना बन रहा है, अपना खाना बन रहा है वहाँ पे तो उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, जो गैस है उसका, और जो पूरे घर में फैलती है तो वहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स कम है। तो जितने भी स्पेस से ये गैस फैल रही है वो होएगा अपना डिफ्यूजन, मतलब एक बड़े एरिया से किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का फैलना, तो ये हो जाएगा अपना डिफ्यूजन। और इफ्यूजन क्या हो जाएगा, जैसे ये बड़ा एरिया था तो इसमें क्या, एक टाइनी होल हो जाएगा, एक छोटे से होल से निकल जाना, समझ रहे हो, गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो वो हो जाएगा अपना इफ्यूजन। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। जो इफ्यूजन है अपना वो है मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर रीजन प्रेशर टू लोअर रीजन प्रेशर। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ गैसियस आयन एटम्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, फ्रॉम region of higher pressure to region of lower pressure, region of higher pressure to region of lower pressure, region of lower pressure, समझे। जैसे वो अपनी गैस फैलती है, फूड वाली जो स्मेल है वो हायर प्रेशर से जाती है लोअर प्रेशर की, तो पूरे घर में उसके मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, तो वहाँ होएगा लोअर प्रेशर, और जहाँ पे वो बन रहा है वहाँ पे होएगा हायर प्रेशर, तो ऐसे फैलती है वो। ठीक है, तो वो कहलाएगा अपना डिफ्यूजन, मतलब एक पूरे स्पेस से फैल जा रही है ना, बड़े एरिया से फैल रही है वो, तो वो होएगा अपना डिफ्यूजन। और यहाँ पे लिखेंगे हम इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है, ये एक प्रकार का डिफ्यूजन है फ्रॉम ए टाइनी होल, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स का एक टाइनी होल से निकल जाना। तो मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए टाइनी होल, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, तो उसमें एक अगर होल हुआ है तो वो होल के थ्रू सारी गैस निकल जाएगी अपनी। ठीक है, तो वो कहलाएगा अपना इफ्यूजन, समझ रहे। यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल एयर इन द balloon, pricked balloon, एयर इन द pricked balloon। ठीक है, गुब्बारे में एक
छोटा सा होल हुआ है, प्रिक करा है, जैसे हम सुई से प्रिक कर देंगे, बट उसमें पहले होना चाहिए। अगर गब्बारे में हवा भर देंगे तब होल करेंगे तो फट जाता है वो, समझ रहे हो। तो उसमें पहले होल होना चाहिए, उसके बाद जो उसमें एयर भरेंगे तो एयर निकल जाएगी उस टाइनी होल के अंदर से, तो वो कहलाएगा अपना इफ्यूजन। और इस केस में हो जाएगा अपना रसोई वाला, ठीक है, किचन वाला एग्जाम्पल, समझे। तो जो अपने थॉमस ग्राहम सर हैं वो स्टडी कर रहे थे रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, जो लाइटर गैसेज हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो जा रही हैं देन डेंसर गैसेज, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन बाय ग्राहम सर, थॉमस ग्राहम सर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बाय थॉमस ग्राहम सर, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, जो लाइटर गैसेज हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो रही हैं एज कंपेयर टू डेंसर गैसेज, ठीक है। तो लाइटर गैसेज डिफ्यूज फास्टर देन डेंसर गैसेज, समझ रहे हो, मतलब ये डेंसिटी पे डिपेंड करने लग गई है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ R1, यानी जो पहला रेट ऑफ अपना डिफ्यूज है वो R1 और डिवाइड बाई R2, या फिर R1 का ही देखना है हमें, या फिर R का ही देखना है सिर्फ, तो R वो बराबर हो जाएगा, उन्होंने क्या देखा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो है 1 बाई रो के, ठीक है। या फिर यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ पे 1 रख देता हूँ, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 1 बाई रो फर्स्ट के। अगर दो गैस हैं तो जैसे दो गैस के लिए और बता देता हूँ यहाँ पे, तो R1 और बाई R2 देखें अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो वो बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट रो 2 और डिवाइड बाई रो 1, ठीक है। तो ये जो लॉ था अपना ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, तो ये 1831 में पुट फॉरवर्ड करा था ग्राहम सर ने, ठीक है। अंडर सिमिलर कंडीशन, जैसे यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर और सब सेम होना चाहिए, जो वॉल्यूम है प्रेशर टेम्परेचर सब सेम होना चाहिए अंडर सिमिलर कंडीशन। तो यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ, अंडर सिमिलर कंडीशंस लाइटर गैसेज डिफ्यूजेज फास्टर देन डेंसर गैसेज, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या क्या है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो जो लाइटर गैसेज हैं वो पहले डिफ्यूज करती हैं, मतलब जो हल्की फुल्की हैं वो जल्दी निकल जाएंगी। जैसे अगर एक अपने पास हल्का बंदा है और एक है मोटा बंदा, तो सबसे तेज कौन भागेगा, हल्का वाला बंदा भागेगा। तो लाइटर गैसेज हैं वो जल्दी निकल जाएंगे इसमें से, समझे। और देख लो इससे क्या समझते हैं हम, जितनी ज्यादा लाइटर जितनी ज्यादा या फिर डेंसर, देखूं जैसे ये डेंस ज्यादा तो जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा, ये ज्यादा तो ये कम, समझ रहे हो। अगर ये कम है अपना, ये कम है तो ये ज्यादा रहेगा, समझे। तो ये वाला लो दिया था उन्होंने। तो इसके और भी कुछ फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म और देखते हैं चल के, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसकी फॉर्म्स, जो ग्राहम सर का डिफ्यूजन लॉ है उसकी फॉर्म्स और देखते हैं। या फिर अगर हम पूछ इसी में देख लेते हैं, अगर मोलर मास दे देते हैं उस केस में पूछे तो जो मोलर मास है यहाँ पे m, जैसे M2R1 बाई R2, तो मोलर मास को m बोल देते हैं, तो M2 बाई M1 हो जाएगा ये, क्योंकि जो मोलर मास है वो 2 टाइम्स होता है अपनी डेंसिटी के। तो मोलर मास वो बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो दो दो रखेंगे यहाँ पे 2m, या फिर m/2 करेंगे इसको वेपर डेंसिटी को, तो m/2 तो 2 से 2 कट जाएगा वो, तो बचेगा क्या M2/m1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, तो ये बचेगा अपना M2/m1 बराबर हो जाएगा अपना M2 यानी मोलर मास ऑफ 2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ 1, समझे। अब इसके और फॉर्म देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चल के। तो यहाँ पे उसकी सारी फॉर्म्स देखते हैं, जो अपना रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जैसे R1, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 डिवाइड बाई R2 वो बराबर क्या आया था, जो उन्होंने 1831 में प्रपोज करा था, वो तो था रो 2 और डिवाइड बाई रो 1। और पिछला और देखा हमने वो क्या था, अगर मोलर मास दिया हो तो ये हो जाएगा अंडर द रूट M2 और बाई M1,
और क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं दिया है, तो R1 बाई R2 वो बराबर हो जाएगा अपना P1, जिसका ज़्यादा प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा निकलेगी, बाई P2, और जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी, तो ρ2 और बाई ρ1। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये क्वेश्चन कौन सा है, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, इफ प्रेशर इज वेरिएबल। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, जो वेपर डेंसिटी कम 2 टाइम्स रहता है अपना मोलर मास, तो मोलर मास बराबर है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, या फिर सिंपली डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो मोलर मास है ये 2 टाइम्स रहता है डेंसिटी का, तो जैसे ये हमें m2 m1 करेंगे तो ये आएगा m2 बाई m1 ही। ठीक, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 मर जाएगा, m2 बाई m1 ही आएगा अपना एट दी लास्ट। समझे। और क्या है, अगर टेम्परेचर हमें कांस्टेंट ना दे तो इन्होंने सारी ऑब्जर्वेशन करी थी वो बता रहे हैं हम यहाँ पे, तो R1 बाई R2 वो बराबर हो जाएगा अपना अंडर दी रूट, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जैसे जितने ज़्यादा किसी गैस का टेम्परेचर, उसके जो मोलिक्यूल्स उतने झुम 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 करते रहेंगे और वो इतने हुए बाहर निकल जाएंगे, समझ रहे हो, डिफ्यूज हो जाएंगे वो, तो T1 और बाई T2, और जो डेंसिटी है वो सेम रह जाएगी अपनी, यानी ρ2 बाई ρ1। समझे। ये कौन सा केस अपना, जब जो अपना टेम्परेचर है वो वेरिएबल है, इफ टेम्परेचर इज वेरिएबल, टेम्परेचर इज वेरिएबल, तो उन्होंने जो अपने अपरेटस लगा रखा था उसी में कर करके देखा ये सारी चीजें, टेम्परेचर बढ़ाया किसी का प्रेशर बढ़ाया, तो ये सारे उन्होंने ऑब्जर्वेशन से दिए है ये। ठीक है, इनका कहीं डेरिवेशन तो दिया नहीं है बुक में, समझती है, उन्होंने अपने डेरिवेशन से दिए, ऑब्जर्वेशन से दिए हैं। और एक और है यहाँ पे, जब वॉल्यूम के बारे में दिया हो, सेम टाइम में जितना वॉल्यूम वो खाली हो रहा है, तो ठीक है, तो डिफ्यूजन और रिफ्यूजन, डिफ्यूजन यहाँ पे चौथा नंबर डाल देता हूँ, तो ये पहला, ये दूसरा, और ये हो जाएगा अपना तीसरा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ वन, जो कि अपना वॉल्यूम वाला, तो R1 बाई R2, R1 बाई R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन वो बराबर होएगा कौन सा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम सेम टाइम में हो रहा है तो जैसे पहले वाला वॉल्यूम V1 मान लेते हैं उसको, और वो T टाइम में डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, V2 मान लेते हैं उसको, और वो भी T टाइम में डिफ्यूज हो रहा है, तो R1 बाई R2 क्या आएगा अपना, T से T मर जाएगा अपना, V1 बाई V2 आएगा ये फिर। समझे, तो ये हो जाएगा अपना V1 और बाई V2। ठीक, अगर यहाँ पे मान लेते हैं टाइम डिफरेंट हो बट वॉल्यूम सेम हो, तो उसके लिए यहाँ पे पांचवा पॉइंट डाल देता हूँ, यहाँ पे पांचवा पॉइंट, करेक्शन है चौथा ही लिख दिया ना ये, तो ये है पांचवा पॉइंट, मतलब इसमें टाइम डिफरेंट हो और वॉल्यूम सेम हो, तो R1 बाई R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड। ठीक, वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, तो वॉल्यूम बाई T1 टाइम पीरियड अलग अब की बार, और जो दूसरा वॉल्यूम है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, वो T2 में हो रहा है, V2 बाई T2। समझे, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये T2 ऊपर जाएगा, V से तो V मर जाएगा ये, ठीक है, V से V मर जाएगा, T2 ऊपर जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा, तो इस केस में क्या होगा अपना R1 बाई R2 वो बराबर होएगा T2 बाई T1, T2 बाई T1। ठीक है, तो ये 4-5 थे इसकी जो फॉर्म्स थी, तो क्वेश्चन किसी में से भी आ सकता है। अब इसके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसके क्वेश्चन करेंगे हम, किसी में से भी आ सकता है, कुछ किसी के बारे में पूछ सकता है, जैसे प्रेशर वेरिएबल दे देगा तो ये लगाना पड़ेगा हमें, टेम्परेचर दे देगा तो ये लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम डिफरेंट दे देगा तो ये वाला लगाना पड़ेगा सेम टाइम में, अगर टाइम अलग दे दिया वॉल्यूम सेम दे दिया तो ये वाला लगाना पड़ेगा, मोलर मास दे दिया तो ये लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा, विच विल डिफ्यूज फास्टर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सा पहले डिफ्यूज होएगा या फिर जल्दी जल्दी डिफ्यूज होएगा, व्हाट आर देयर रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसका हमें मोलर मास मिल जाएंगे इसके, तो जैसे इसका सोल्यूशन, तो मोलर मास से काम चल जाएगा हमारा, तो R1 जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनली होएगा ये, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√m1। समझे, M1 मतलब जो अपना
मोलर मास है वो। तो जो अपना अगर रिलेटिव रेट्स निकालना क्या होएगा, अपना रिलेटिव रेट्स होता है अपना R1 बाई R2, मतलब रिलेट करने दोनों, और ये बराबर हो जाएगा अंडर द रूट M2 और बाई M1 के। तो पहले हम निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट ये वाले, तो मोलर मास चाहिएगा हमें, तो अमोनिया यानी NH3, मोलर मास ऑफ NH3, तो नाइट्रोजन का 7 और 7 दूनी 14, तो 14 और प्लस 3 यानी 17, ठीक है, NH3 का। और यहाँ पे मोलर मास और देखते हैं किसका, CO2 का, तो MCO2, मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन का 12 और 16 और 32 44, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 44 मोलर मास, समझे। तो जिसका मोलर मास कम उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे 17 का कम है, NH3 का ये कम है, तो मतलब इसका रेट बढ़ जाएगा। तो जो अमोनिया है वो फास्टर डिफ्यूज होएगा, ठीक है, अमोनिया विल डिफ्यूज फास्टर, अमोनिया विल डिफ्यूज फास्टर, ठीक। और इसका हमें चाहिए अब जो अपना रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो, तो जैसे R1 और R2 का ही देखें हम यहाँ पे, तो R1 बाई R2 वो बराबर हो जाएगा कितना, M2 कितना अपना 44 है, जो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 44, और डिवाइड बाई 1 कौन सा है 17, तो इसका कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, तो ये √2 बनता है कुछ, √2 पॉइंट समथिंग, तो √2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 10 0 17 7 या 17 छिक्के 102 कर देता हूँ, ठीक है, तो लगभग इतना ही आएगा 2.6, और इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, 1.609 के करीब, ठीक है। तो इसका रूट आएगा अपना वो नियरली इक्वल टू लिख देता हूँ 1.609, 1.609, तो ये अपना आंसर हो जाएंगे इसके। या अगर इसको और करना है तो जैसे इसको 25 मान लेते हैं, तो 25/10 हो जाएगा, ये 26 की जगह 25 मान लो ना, तो 25/10 यानी 5/√10, तो √10 को मान लेता हूँ 3 के करीब, 3 3 9 रहता है, तो ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 0.20, 3 6 18 20, ठीक है, 3 6 18, तो ये 1 पॉइंट समथिंग ही बना, 1.6 के समथिंग बनेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर जो अप्रोक्सीमेशन करा है ना हमने, तो यहाँ पे जैसे 6 था तो और यहाँ पे कुछ आना था तो और कम हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो 1.609 इसका आंसर हो जाएगा अपना, समझे। तो और बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा 127 ml ऑफ ए सर्टेन गैस डिफ्यूजेज इन द सेम टाइम एज 100 ml ऑफ क्लोरीन अंडर सेम कंडीशंस, तो फाइंड मोलर मास ऑफ द गैस, जो ये अननोन गैस है सर्टेन गैस, ये इसकी जो मोलर मास है वो बताना हमें क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन जो ग्राम सर ने हमें रूल दिया इसके उनमें से यूज होएगा। अब जो डिफरेंट वॉल्यूम वाला है वो होएगा, तो R1/R2 वो बराबर हो जाएगा अपना V1/V2 के, क्योंकि टाइम है इसका सेम है वो, तो 127 ml सेकेंड मान लेते हैं, इसका टाइम t है, इसका भी टाइम t है, तो t से t तो मर जाएगा ये, तो ये सेम आएगा अपना, ठीक है। और मोलर मास में क्या होता है वो बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट M2 और बाई M1, ठीक है। तो ऊपर हम मान लेते हैं जो अननोन गैस है इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम क्लोरीन गैस है ना, ये अपने क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस कौन सी Cl2 में एग्जिस्ट करती है, तो R अननोन और बटे RCl, तो बराबर हो जाएगा अपना V1 यानी 127 ml और डिवाइड बाई V2 यानी 100 ml, जो कि ये दे रखा हमें 100 ml ऑफ क्लोरीन, और ये बराबर हो जाएगा किसके अंडर द M2 यानी M क्लोरीन वाला, तो क्लोरीन का 35.5 होता है एक का, तो 2 मॉलिक्यूल है Cl2 रहता है ना, तो 35.5 दूनी 71, तो 71 और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ जो अननोन गैस है, इसको तो x बोल देता हूँ, इसको ये x लिख देता हूँ यहाँ पे भी, समझे। तो ये x और ये मोलर मास ऑफ x हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ x चाहिए, ये सब दे रखे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 71/mx और बराबर हो जाएगा अपना 127 और बटे 100 और इसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करी हमने, समझे। तो m को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 100 का स्क्वायर इंटू 71 और डिवाइड बाई 127 इंटू 127, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो हमारे पास जो mx है, mx
वो अपने पास आ जाएगा लगभग 44 यूनिट्स के बराबर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे और पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।